फोकस करो ऑन द फंडामेंटल लीगल आर्किटेक्चर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। हम कंजर्वेशन हवा में नहीं करते। वी नीड अ सॉलिड स्टैट्यूटरी फाउंडेशन, और वो फाउंडेशन प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी WPA 1972। अब समझो, ये एक्ट सिर्फ एनिमल्स की लिस्ट नहीं है, ये लैंड क्लासिफिकेशन का सिस्टम बनाता है। इस स्लाइड में जो मैट्रिक्स है उसे डीप लेवल पे देखो। वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स। सवाल ये है कि इनमें फर्क क्यों है? वाई डू वी नीड डिस्टिंक्ट कैटेगरीज? The answer lies in the degree of protection versus human rights. नेशनल पार्क को हाईएस्ट प्रोटेक्शन स्टेटस मिला है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कंप्लीट इंसुलेशन फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस। यहाँ सेटलमेंट ऑफ राइट्स कंप्लीट हो चुका होता है। नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। नो ग्रेजिंग, नो प्राइवेट लैंड होल्डिंग, नो फायरवुड कलेक्शन। अगर वहाँ गांव है यानी विलेज है तो उसे रिलोकेट करना पड़ेगा। वहाँ इकोसिस्टम इंटेग्रिटी सुप्रीम है। ऑन दी अदर हैंड, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी थोड़ा फ्लेक्सिबल है। ये स्पीशीज सेंट्रिक होता है किसी स्पेसिफिक एनिमल के लिए, और यहाँ कलेक्टर कुछ ट्रेडिशनल राइट्स अलाउ कर सकता है, जैसे लिमिटेड ग्रेजिंग या कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बशर्ते कि वो वाइल्ड लाइफ को नुकसान न करे। समझ आया डिफरेंस? NP is absolute isolation, WS allows regulated coexistence। अब नीचे देखो, रिजर्व्स कॉन्सेप्ट आया बाद में 2002 अमेंडमेंट के थ्रू। कंजर्वेशन रिजर्व्स वो स्टेट ओन्ड लैंड्स हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज के बीच में बफर का काम करती है, और कम्युनिटी रिजर्व्स ये रेवोल्यूशनरी है क्योंकि ये प्राइवेट या कम्युनिटी लैंड होती है जहां लोग खुद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने को राजी होते हैं। इट इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन विद प्राइवेट ओनरशिप। राइट साइड वाला मैप देखो, ये सिर्फ लोकेशंस नहीं है, ये स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है बेस्ड ऑन बायोजोग्राफिक जोन्स। नोटिस करो कि ये रैंडमली प्लेस्ड नहीं है। कॉर्बेट यानी तराई आर्क, कान्हा यानी सेंट्रल इंडिया, पेरियार यानी वेस्टर्न घाट्स, ये सब इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स के थ्रू कनेक्ट होने चाहिए। कंजर्वेशन आइसोलेटेड आइलैंड्स पे नहीं हो सकती। अगर एक टाइगर पॉपुलेशन आइसोलेट हो गई तो जेनेटिक इनब्रीडिंग होगी और वो पॉपुलेशन कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए ये नेटवर्क यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। हम इन सीटो कंजर्वेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें कनेक्ट करके मेटा पॉपुलेशंस को सस्टेन करना है। मेरे साथ रिपीट करो लॉजिक। लॉ यानी WPA क्रिएट करता है प्रोटेक्टेड जोन्स यानी NP और WS, जो ह्यूमन राइट्स को लिमिट करते हैं नेचर को बचाने के लिए, और ये जोन्स ज्योग्राफी पे ऐसे प्लेस किए जाते हैं ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी फ्लो करती रहे। क्लियर है? अब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के रिजिड फ्रेमवर्क से मूव करके एक ज़्यादा होलिस्टिक और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स। ध्यान देना, नेशनल पार्क में हमने इंसान को बाहर निकाल दिया था, राइट? लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व का फिलॉसफी अलग है। ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम पर बेस्ड है। इसका कोर आइडिया है कोएग्जिस्टेंस। हम यहाँ सिर्फ जानवर नहीं बचा रहे, हम रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लुक एट द कंसेंट्रिक जोनेशन मॉडल इन द स्लाइड। ये एक चक्र व्यू जैसा है, बट फॉर प्रोटेक्शन। सेंटर में है कोर जोन। ये सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। यहाँ लीगल स्टेटस यूजुअली नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का होता है। यहाँ नो ह्यूमन एक्टिविटी का रूल लागू होता है। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक रिजर्वॉयर है। यहाँ नेचर को अनडिस्टर्ब रहना चाहिए ताकि एवोल्यूशन नेचुरल तरीके से हो सके। कोर के बाहर आता है बफर जोन। यहाँ हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं। यहाँ रिसर्च, एजुकेशन, टूरिज्म और लिमिटेड लैंड यूज अलाउड है, लेकिन शर्त ये है कि ये एक्टिविटीज नॉन डिस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। बफर जोन का काम है कोर को शॉक से बचाना। सबसे बाहर है ट्रांजिशन एरिया। ये एरिया ऑफ कोऑपरेशन है। यहाँ सेटलमेंट्स होती हैं, खेती यानी एग्रीकल्चर होता है, लोग रहते हैं। यहाँ मैनेजमेंट और लोकल कम्युनिटीज मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल्स बनाते हैं। सोचो जरा, अगर हम सिर्फ कोर बनाते और उसके बाहर सीधा शहर होता तो कॉन्फ्लिक्ट कितना बढ़ जाता। ट्रांजिशन और बफर जोन्स उस कॉन्फ्लिक्ट को अब्जॉर्ब करते हैं। मैप पर आओ। डेजिग्नेटेड साइट्स इन इंडिया। इंडिया में टोटल 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ कोल्ड डेजर्ट हिमाचल से लेकर साउथ में गल्फ ऑफ मन्नार तक, ईस्ट में देहांग दिबांग से वेस्ट में कच्छ तक।
ये लिस्ट रैंडम नहीं है। हर बीआर एक स्पेसिफिक बायोजियोग्राफिक प्रोविंस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सुंदरबंस रिप्रेजेंट्स द डेल्टाइक मैंग्रोव इकोसिस्टम, नीलगिरी रिप्रेजेंट्स द इंटरसेक्शन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, शोला फॉरेस्ट्स, और नंदा देवी रिप्रेजेंट्स द हिमालयन हाईलैंड्स। इनमें से कुछ, करंटली 12, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स WNBR में शामिल हैं, इंडिकेटेड बाय द स्टार बैज और ग्लोब आइकन। इसका मतलब उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है अंडर यूनेस्को। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व एक लैंडस्केप अप्रोच है। ये इकोसिस्टम कंजर्वेशन के साथ साथ जेनेटिक वेरिएशन और ह्यूमन कल्चर को भी प्रोटेक्ट करता है। वाइल NP इज स्ट्रिक्ट पुलिसिंग, BR इज साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी इंटीग्रेशन। चलो, अब हम एक स्पेसिफिक स्पीशीज ओरिएंटेड प्रोजेक्ट पे जूम इन करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ 1973 में, बट आज हम इसके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और साइंटिफिक मॉनिटरिंग को समझेंगे। टाइगर सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो एक अम्ब्रेला स्पीशीज है। अगर टाइगर बचेगा तो पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम बचेगा। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को डिकोड करते हैं। हायरार्की क्लियर होनी चाहिए। टॉप पे है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOE/FCC। उसके नीचे एक स्पेशलाइज्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। ध्यान रहे, NTCA पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसे WPA 1972 में 2006 अमेंडमेंट के बाद बनाया गया। वाई? क्योंकि 2005 में सरिस्का में टाइगर्स गायब हो गए थे और हमें रियलाइजेशन हुआ कि हमें ज्यादा पावरफुल लीगल बैकिंग वाली अथॉरिटी चाहिए। NTCA के पास पावर है नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स सेट करने की और रिजर्व्स अप्रूव करने की। ग्राउंड लेवल पे टाइगर रिजर्व को मैनेज करता है फील्ड डायरेक्टर। फ्रेमवर्क के बाद स्ट्रैटेजी देखो, कोर बफर स्ट्रैटेजी। जस्ट लाइक बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स में भी कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता है जो इनवायलेट रहता है, अनटच्ड, और बफर होता है पेरिफेरल एरिया जहां ह्यूमन एनिमल कोएग्जिस्टेंस ओरिएंटेशन होती है। टाइगर कंजर्वेशन प्लान सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देखता, वो कम्युनिटी वेलफेयर और हैबिटेट मैनेजमेंट को बैलेंस करता है। अगर लोकल्स खुश नहीं होंगे तो टाइगर नहीं बचेगा। अब आते हैं सबसे टेक्निकल पार्ट पे, साइंटिफिक मॉनिटरिंग। पुराने जमाने में हम पग मार्क मेथड यूज करते थे जो बहुत इनएक्यूरेट था। आज हम यूज करते हैं M-Stripes, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये एक GPS एनेबल्ड मोबाइल ऐप है। जब रेंजर पेट्रोल पे जाता है तो ऐप ट्रैक करता है कि वो कहाँ गया, कहाँ एविडेंस मिला। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। सिंपल है ना? एस्टिमेशन मेथडोलॉजी कैसे काम करती है? ये 4 स्टेप प्रोसेस है। पहले ग्राउंड सर्वे होता है, साइंस ढूंढना, फिर कैमरा ट्रैपिंग होती है। हर टाइगर की स्ट्राइप्स या धारियां ह्यूमन फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन पैटर्न्स को एनालाइज करके इंडिविजुअल टाइगर को पहचान लेता है। ये टाइगर T24 है। फाइनली स्टैटिस्टिकल एक्सट्रापोलेशन से टोटल पॉपुलेशन एस्टिमेट की जाती है। हमने डबल सैम्पलिंग अप्रोच अपनाया है जो ज्यादा रोबस्ट है। इंडिया में अब 55+ टाइगर रिजर्व्स हैं जो देश का अप्रॉक्स 2.3% एरिया कवर करते हैं। ये डेटा और टेक्नोलॉजी का फ्यूजन है कंजर्वेशन के लिए। ये साइंस ही हमें बताता है कि क्या हमारी पॉलिसीज काम कर रही हैं या नहीं। टाइगर के बाद लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल हेरिटेज एनिमल, द एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टाइगर से थोड़ा अलग है क्योंकि हाथी की इकोलॉजी अलग है। एलिफेंट एक वाइड रेंजिंग एनिमल है, उसे चलने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए। इसीलिए प्रोजेक्ट एलिफेंट का फोकस सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं बल्कि कॉरिडोर मैनेजमेंट है। सबसे पहले चैलेंजेस समझो। स्लाइड में देखो डेटा ड्रिवन मैप। एरोज दिखा रहे हैं मूवमेंट्स को। एलिफेंट पॉपुलेशन साउथ इंडिया, वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है। माइक प्रोग्राम मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स एक इंटरनेशनल मैंडेट है अंडर साइट्स जो पोचिंग पैटर्न्स को ट्रैक करता है। साइट्स लाइक वायनाड, मैसूर, मयूरभंज ये क्रिटिकल वॉच पॉइंट्स हैं। अब कॉन्सेप्चुअल डेप्थ पे आओ। एलिफेंट कॉरिडोर्स एंड हैबिटेट इंटेग्रिटी। हाथी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट पोचिंग नहीं बल्कि फ्रैगमेंटेशन है। इमेजिन करो एक बड़ा फॉरेस्ट हैबिटेट पैच A और दूसरा फॉरेस्ट हैबिटेट पैच B। बीच में हमने रोड, रेलवे ट्रैक या खेती शुरू कर दी।
हाथी को ए से बी जाना है फॉर फूड एंड मेटिंग, जीन फ्लो। अगर वो नहीं जा पाएगा तो पॉपुलेशन आइसोलेट हो जाएगी। जो नैरो स्ट्रिप इन दो पैचेस को जोड़ती है उसे इकोलॉजिकल कॉरिडोर कहते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम को ध्यान से देखो। बीच में एक रेलवे लाइन है, ये चोक पॉइंट है। जब हाथी क्रॉस करने की कोशिश करेगा ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, या अगर वहां खेत है, एग्रीकल्चर है, तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होगा। हाथी फसल बर्बाद करेगा, किसान गुस्से में हाथी को मारेगा। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज में हम कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन यूज करते हैं, जैसे सोलर फेंसेस या ट्रेंचेस, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है फंक्शनल कॉरिडोर को सिक्योर करना। डायग्राम में देखो कैसे कॉरिडोर हैबिटेट्स को कनेक्ट कर रहा है। अगर ये कनेक्शन टूट गया तो जेनेटिक एक्सचेंज रुक जाएगा और स्पीशीज वीक हो जाएगी। इसलिए प्रोजेक्ट एलिफेंट में हम सिर्फ नंबर नहीं बढ़ा रहे, हम कनेक्टिविटी को रिस्टोर कर रहे हैं। इको डेवलपमेंट कमिटीज बनाई जाती हैं ताकि लोकल लोग कॉरिडोर प्रोटेक्शन में मदद करें। समझ रहे हो? कॉन्जर्वेशन बायोलॉजी में कनेक्टिविटी इज किंग। बिना रास्ते के बड़ा घर भी किसी काम का नहीं अगर आप उसमें कैद हो जाओ तो। अब हम फोकस शिफ्ट करते हैं स्पेसिफिक स्पीशीज रिकवरी प्लान्स और इंडिकेटर स्पीशीज पर। कॉन्जर्वेशन में वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलता। हर स्पीशीज की प्रॉब्लम अलग है, तो सोल्यूशन भी अलग होना चाहिए। फर्स्ट, लुक एट प्रोजेक्ट राइनो, इंडियन राइनो विजन 2020। मैप देखो असम का। प्रॉब्लम क्या थी? इंडिया के ज्यादातर राइनो सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड थे, काजीरंगा एनपी में, हाई डेंसिटी। सोचो अगर वहां कोई एपिडेमिक यानी बीमारी फैल गई या भयानक फ्लड आ गया, पूरी स्पीशीज खत्म हो सकती है। इस रिस्क को कम करने के लिए हमने स्ट्रैटेजी अपनाई ट्रांसलोकेशन की। हमने राइनोस को काजीरंगा से उठाकर मानस, ओरांग और पोबिटोरा में शिफ्ट किया। इन्फोग्राफिक में रिस्क बैरोमीटर देखो। जब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो रिस्क रिड्यूस हो जाता है। इससे हम स्पीशीज का इंश्योरेंस कर रहे हैं अगेंस्ट कैटास्ट्रोफीज। नेक्स्ट, नीचे देखो ट्राइपार्टाइट इन्फोग्राफिक। यहां हम 3 अलग स्पीशीज के थ्रू इन्वायरमेंट की हेल्थ को समझ रहे हैं। पहला है वल्चर। वल्चर्स क्यों मरे? डाइक्लोफिनैक की वजह से। ये एक पेन किलर यानी NSAID है जो कैटल को दी जाती थी। जब वल्चर ने उस कैटल का कार्कस यानी लाश खाया तो वो केमिकल वल्चर की बॉडी में बायो अक्यूमुलेट हो गया और किडनी फेलियर का कारण बना। ये एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटी सी दवाई पूरे इकोसिस्टम के स्कैवेंजर को खत्म कर सकती है। एक्शन, बैन ऑन डाइक्लोफिनैक एंड ब्रीडिंग सेंटर्स लाइक पिंजौर। सेकंड है स्नो लेपर्ड। ये हाई ऑल्टीट्यूड लैंडस्केप का कीस्टोन स्पीशीज है। कीस्टोन मतलब अगर ये हटा तो पूरा इकोसिस्टम गिर जाएगा। ये 3000 मीटर से ऊपर रहता है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का फोकस सिर्फ एनिमल नहीं बल्कि लैंडस्केप लेवल प्लानिंग है, जिसमें लोकल हर्डर्स को शामिल किया जाता है, क्योंकि स्नो लेपर्ड उनके लाइफ स्टॉक पर हमला करता है। थर्ड है गैंजेटिक डॉल्फिन। ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिकेटर स्पीशीज है। डॉल्फिन अंधी यानी ब्लाइंड होती है और एकोलोकेशन यूज करती है। ये सिर्फ साफ पानी में जिंदा रह सकती है। अगर नदी में डॉल्फिन है मतलब नदी की हेल्थ अच्छी है। डैम्स, पोल्यूशन और गिल नेट्स इसके लिए मेजर थ्रेट्स हैं। विक्रमशिला सैंक्चुरी, बिहार, इसके लिए डेडिकेटेड है। इन तीनों केसेस में कॉमन थ्रेट क्या है? हम स्पीशीज को बचाकर दरअसल पूरे इकोसिस्टम यानी माउंटेन्स, रिवर, स्कैवेंजिंग साइकिल को बचा रहे हैं। क्लियर? स्लाइड 6 पर हम एक ग्लोबल और स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये टर्म बहुत लूज सेंस में यूज होता है, पर एकेडमिकली इसकी बहुत स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है जो नॉर्मन मायर्स ने दी थी। हर हरी भरी जगह हॉटस्पॉट नहीं होती। लेफ्ट साइड देखो, डेजिग्नेशन क्राइटेरिया का तराजू, बैलेंस स्केल। 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त, हाई एंडेमिज्म। उस रीजन में कम से कम 1500 स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स होनी चाहिए जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। एंडेमिक। नोट करो, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की नहीं, क्योंकि प्लांट्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का बेस हैं। दूसरी शर्त, हाई थ्रेट। उस रीजन का कम से कम 70% प्राइमरी वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो चुका हो। मतलब ये वो जगहें हैं जो बायोलॉजिकली बहुत रिच हैं पर बहुत खतरे में हैं। इसलिए इन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है, इमरजेंसी जोन्स। राइट साइड में मैप देखो।
इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आते हैं। 1. द हिमालयाज। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, भूटान और नेपाल का हिस्सा आता है। यहाँ टेम्परेट और एल्पाइन फॉरेस्ट्स हैं। फ्लैगशिप स्पीशीज हिमालयन मोनल। 2. इंडो बर्मा। ये बहुत बड़ा रीजन है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा, म्यांमार और अंडमान ग्रुप इसमें आता है। ये रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस के एंडेमिज्म के लिए जाना जाता है। ध्यान रहे, पूरा नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज में नहीं आता, कुछ हिस्सा इंडो बर्मा में है। 3. वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। ये इंडिया के हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में से एक है। यहाँ शोला फॉरेस्ट्स और लैटेराइटिक प्लेटोज हैं। लायन टेल मकाक यहाँ की पहचान है। यहाँ एम्फिबियन एंडेमिज्म बहुत हाई है। 4. सुंडालैंड। इसमें इंडिया का निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आता है। अंडमान इंडोबर्मा में है, निकोबार सुंडालैंड में। ये इंडोनेशिया मलेशिया रीजन का पार्ट है। मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स यहाँ प्रोमिनेंट हैं। समझने वाली बात यह है कि ये बाउंड्रीज पॉलिटिकल नहीं, बायोलॉजिकल हैं। नेचर बॉर्डर्स नहीं देखती। इन रीजन्स को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये गए तो हम ऐसी स्पीशीज खो देंगे जो वापस कभी नहीं आएंगी। ये कंजर्वेशन प्रायोरिटीज सेट करने का एक साइंटिफिक तरीका है। गॉट इट? कंजर्वेशन की बातें तो बहुत हो गईं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। जब इंसान और जानवर रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। स्लाइड 7 इसके मैकेनिक्स और सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करती है। पहले एटियोलॉजी यानी कॉजेस समझो। 3 मेन ड्राइवर्स हैं। 1. हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। जब हम बड़े हैबिटेट को टुकड़ों में तोड़ देते हैं एग्रीकल्चर या अर्बनाइजेशन से, तो कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जानवर कहाँ जाएगा? 2. लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स ये माइग्रेशन रूट्स को काट देते हैं। 3. लैंड यूज चेंज। जंगल के किनारे शुगर केन या पैडी लगाना, ये क्रॉप्स हर्बीवोर्स जैसे हिरन, हाथी को अट्रैक्ट करती हैं और उनके पीछे कार्निवोर्स जैसे टाइगर या लेपर्ड आते हैं। विजुअल 1 देखो, कॉजल लूप डायग्राम। ये सिस्टम्स थिंकिंग है। पॉपुलेशन प्रेशर और हैबिटेट श्रिंकेज से रिसोर्स स्कार्सिटी होती है। जानवर मजबूरी में बाहर आता है, क्रॉप डैमेज या लाइवस्टॉक किलिंग होती है। इससे इंसान गुस्सा होता है, रिटेलिएटरी किलिंग, बदले में मारना। इससे स्पीशीज डिक्लाइन होती है, इकोलॉजिकल इनबैलेंस बढ़ता है और रिसोर्स स्कार्सिटी। ये एक विशियस साइकिल है। HWC सिर्फ एक घटना नहीं, एक चक्रव्यूह है। अब मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज पे आओ। हम इसे कैसे तोड़ें? 1. टेक्नोलॉजिकल या फिजिकल। सोलर पावर फेंसिंग, झटका देने के लिए, मारने के लिए नहीं। बायोफेंसिंग, कैक्टस या अगावे प्लांट्स जो नेचुरल बैरियर बनाते हैं। और एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस। 2. एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रॉम्प्ट कंपनसेशन, अगर नुकसान हुआ तो तुरंत पैसा दो ताकि गुस्सा कम हो। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, SMS अलर्ट्स जब हाथी पास हों। 3. कनेक्टिविटी कंजर्वेशन, विजुअल 2, ये सबसे साइंटिफिक सोल्यूशन है। इंजीनियरिंग विजुअलाइजेशन देखो, इको ब्रिजेस, रोड के ऊपर से एनिमल ओवरपास और नीचे से अंडरपास। ओवरपास पे हम नेचुरल वेजिटेशन लगाते हैं ताकि जानवर को लगे कि वो जंगल में ही चल रहा है, फनलिंग इफेक्ट। साउंड बैरियर्स लगाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक नॉइज से वो डरे नहीं। इससे हम डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की बाइनरी को तोड़ते हैं। ट्रेन और ट्रक भी चलेंगे और हाथी भी चलेगा, ऊपर और नीचे से। दिस इज द फ्यूचर ऑफ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। लेक्चर के लास्ट सेगमेंट में हम वापस लॉ पे आते हैं, पर इस बार हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज और राइट्स को समझेंगे। हमने शुरुआत की थी WPA 1972 से। स्लाइड 8 में 3 मेजर एक्ट्स का इंटरैक्शन दिखाया गया है। WPA 1972, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। लेफ्ट साइड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पिरामिड, ये हायरार्की पेनल्टीज पे बेस्ड है। टॉप पे शेड्यूल I और 2 है, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। टाइगर, राइनो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ है, इनको मारने पर हाईएस्ट पेनल्टी है। शेड्यूल 3 और 4 में प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं, लाइक नीलगाय, स्पॉन्ज, पर पेनल्टी कम है। शेड्यूल 5 इंटरेस्टिंग है, ये वर्मिन कैटेगरी है, लाइक क्रोज, फ्रूट बैट्स, माइस। इन्हें हंट किया जा सकता है क्योंकि ये डिजीज फैलाते हैं या न्यूसेंस है। नोट, वर्मिन लिस्ट वेरी करती है नोटिफिकेशन के हिसाब से। शेड्यूल 6 प्लांट्स के लिए है, लाइक पिचर प्लांट, बेडोम साइकेट, इनकी कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड है। ये एक्ट प्रोटेक्शनिस्ट है, यानी कंजर्वेशन के लिए इंसान को रोको। राइट साइड टॉप,
फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006। ये एक्ट WPA के ऑपोजिट फिलॉसफी पे चलता है। ये रिकग्नाइज करता है हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो ट्राइबल्स के साथ हुआ। ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स FDST और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को राइट्स देता है। कौन से राइट्स? इंडिविजुअल राइट्स, खेती, घर और कम्युनिटी राइट्स, ग्रेजिंग, फिशिंग, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राम सभा इज द अथॉरिटी। ब्यूरोक्रेसी नहीं, गांव के लोग डिसाइड करेंगे कि क्लेमेंट्स कौन है। ये पावर शिफ्ट है फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू पीपल। राइट साइड बॉटम, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये 1992 के रियो कन्वेंशन CBD को इम्प्लीमेंट करता है। इसका फोकस प्रोटेक्शन नहीं बल्कि इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स है। अगर कोई कंपनी इंडिया की हर्ब्स यूज करके दवा बनाती है तो उसे रॉयल्टी शेयर करनी पड़ेगी। इसका स्ट्रक्चर फेडरल है। सेंटर में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA, स्टेट में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स SBB और सबसे जरूरी लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज BMCs। BMCs बनाती है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स PBR, एक रजिस्टर जिसमें गांव की सारी बायो रिसोर्सेज की जानकारी होती है। तो समझो फ्लो, WPA जानवर को बचाता है पुलिस पावर से, FRA आदिवासी को अधिकार देता है जमीन और जंगल पे, और BDA एंश्योर करता है कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का कमर्शियल यूज हो तो उसका फायदा लोकल्स को मिले। एक सिविल सर्वेंट को इन तीनों एक्ट्स को बैलेंस करके चलना पड़ता है। ये था कंजर्वेशन का पूरा लीगल और साइंटिफिक लैंडस्केप। कॉन्सेप्ट क्लियर?